जय भारत दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हो या उसे सुधारना चाहते हो तो मेरा ये चैनल और इस पे की वीडियोस बिल्कुल आप ही के लिए है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर देना, साथ ही में बेल आइकॉन पे क्लिक करके फर्स्ट वाले बेल पे भी क्लिक कर देना। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। हम सीख रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। दोस्तों, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के सीरीज में ये चौथा वीडियो है। इससे पहले हम सिंपल टू कंपाउंड, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड टू सिंपल सेंटेंस के लिए ट्रांसफॉर्मेशन सीख चुके हैं। वो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो उनके लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अवेलेबल है, वो ज़रूर देख लेना। आज हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के सीरीज में जो सीखने जा रहे हैं वो है कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स, मतलब कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना, चेंज करना हम इस वीडियो के थ्रू सीखने जा रहे हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं। इन शॉर्ट आपको बता दूं, कंपाउंड सेंटेंस मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें दो मेन क्लॉजेस होते हैं, मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं और उन्हें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोरिलेटिव कंजक्शन या कंजक्टिव एडवर्ब से ज्वाइन किया जाता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें वन इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और वन डिपेंडेंट क्लॉज होता है, मतलब एक मेन क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है और उन दोनों क्लॉजेस को सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से ज्वाइन किया जाता है। आप इनके बारे में अधिक सीखना चाहते हो तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस और क्लॉजेस आपको सीखना ज़रूरी है। उनके लिंक्स भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अवेलेबल है, वो भी ज़रूर देख लेना। चलिए दोस्तों, देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब कंपाउंड सेंटेंस हमारे सामने है तो उससे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाएंगे, उसके लिए यहाँ पर एक शॉर्ट में आपको टेबल दिख रहा है। ये टाइटल है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और यहाँ पर है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इसका मतलब जब हम कोई कंपाउंड सेंटेंस पढ़ेंगे तो उनमें हमें इनमें से कोई कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन दिखेगा, तो इनके अनुसार जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम बनाएंगे तो इनके अनुसार या उन्हें हटाकर उसकी जगह पर हमें कौन से सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऐड करने हैं, ये यहाँ पर हमें दिख रहा है। तो दोस्तों, जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं तो हमें एक मेन क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज में चेंज करना होता है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में चेंज करने के लिए हमें सबऑर्डिनेटर यूज़ करने हैं। यहाँ पर कुछ एक है, वैसे बहुत सारे हैं। तो जैसे सेंटेंस में कभी एंड है, मतलब कंपाउंड सेंटेंस में कभी एंड है तो उसकी जगह पर इफ़, व्हेन, हु, सो दैट, एटसेट्रा और भी बहुत सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस यूज़ किए जाते हैं और वो उनके जो यूसेज है वो सेंटेंस के मीनिंग के आधार पर है। नेक्स्ट है बट या यट। इन दोनों का मीनिंग लगभग सेम है। तो जब कंपाउंड सेंटेंस में इनमें से कोई एक होगा तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते समय हम दो या अल्दो का यूज़ करेंगे। जब सेंटेंस में और है, कंपाउंड सेंटेंस में और दिख रहा है तो उसे हटाकर हम इफ़ या अनलेस का यूज़ करेंगे। कंपाउंड सेंटेंस में सो या फिर फॉर है तो इन्हें हटाकर हम बिकॉज, सिंस या एज का यूज़ करेंगे। देखिए दोस्तों, सिंस और एज रीज़न बताने का काम करते हैं, साथ ही में ये टाइम बताने का भी काम करते हैं। तो व्हेन की जगह पर भी हम सिंस, एज या एज सुन एज भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बस कुछ एक है, डिपेंड करता है सेंटेंस के मीनिंग पर, उसके अनुसार हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस यूज़ करते हैं। तो ये बस कुछ एक दिए गए हैं आपको इसे थोड़ा आसान बनाने के लिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ये टॉपिक आपके लिए आसान होगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं कुछ एक एग्जाम्पल्स। इनकी हेल्प से, इस टेबल की हेल्प से हम सीखते हैं एक कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना। तो जब भी हम सेंटेंस पढ़ेंगे तो अपना पहला काम है उनमें से दो मेन क्लॉजेस को ढूंढना, साथ ही में उन्हें ज्वाइन करने वाला कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है स्टडी हार्ड एंड यू विल अचीव योर गोल। स्टडी हार्ड एंड यू विल अचीव योर गोल। तो देखिए दोस्तों, स्टडी हार्ड ये यहाँ पर पहला क्लॉज है। यू विल अचीव योर गोल
यू विल अचीव योर गोल, स्टडी हार्ड पहला क्लॉज, यू विल अचीव योर गोल दूसरा क्लॉज। इन्हें ज्वाइन करने के लिए जो कंजक्शन यूज़ हुआ है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, वो है एंड। अब हमें दो क्लॉजेस मिल चुके हैं और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन भी हमने देख लिया है। तो देखिए टेबल में एंड कभी है तो उसकी जगह पर हमें इफ, व्हेन, हु, इट्सेट्रा इनमें से कोई एक यूज़ करना होता है, पर वो निर्भर करता है उस सेंटेंस के मीनिंग पर। तो जैसे दोस्तों यहाँ जो पहला क्लॉज है ये इम्पेरेटिव है, राइट। जब इम्पेरेटिव होता है तो याद रखें हमें वहाँ पर इफ़ यूज़ करना होता है। तो स्टडी हार्ड, यू विल अचीव योर गोल, मतलब पढ़ाई की तो गोल अचीव होगा, नहीं की तो नहीं होगा, ऐसा उसका मीनिंग है ना। तो इसलिए हमें यहाँ पर यूज़ करना है इफ़। तो ये जो पहला क्लॉज है स्टडी हार्ड, इसे हम चेंज करेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज में या डिपेंडेंट क्लॉज में। तो इससे हमें सिर्फ जुड़ा देना है इफ़ यू स्टडी हार्ड। स्टडी हार्ड उसको हमने चेंज कर दिया इफ़ यू स्टडी हार्ड। अब यहाँ पर हम देंगे कॉमा, ये एंड हट जाएगा और अगला क्लॉज जैसे कि वैसा, और यहाँ पर हमें मिल रहा है फिर ये यू विल अचीव योर गोल। देखिए क्या किया हमने, स्टडी हार्ड को इफ़ यू स्टडी हार्ड में चेंज कर दिया, यू विल अचीव योर गोल, ऐसा सेकंड क्लॉज जैसे कि वैसा रख दिया। मतलब हमने यहाँ पर सबऑर्डिनेटर यूज़ किया है इफ़। अब इस इफ़ के वजह से पहला क्लॉज डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज बन गया और सेकंड क्लॉज जैसे कि वैसा है वो है मेन क्लॉज। तो क्या मीनिंग आ रहा है, इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल अचीव योर गोल, मतलब आपने पढ़ाई की तो आप आपका गोल अचीव करोगे, है ना। तो देखिए दोस्तों कितना आसान है, एक क्लॉज को सबऑर्डिनेटर के साथ जुड़ाकर सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज में चेंज करना और दूसरे क्लॉज को जैसे के वैसा रखना। देखिए आप इस टेबल को समझते हो तो ये कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना इतना आसान है। मैं आशा करता हूँ आप ये समझ रहे हैं। चलिए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। द टीचर एंटर्ड द क्लास एंड द स्टूडेंट स्टूड अप। देखिए दोस्तों यहाँ पर दो एक्शंस है, एक के बाद एक होने वाले। द टीचर एंटर द क्लास पहला, और दूसरी एक्शन है यहाँ पर स्टूडेंट स्टूड अप, मतलब स्टूडेंट्स का खड़े रहना। और यहाँ पर दोनों को ज्वाइन करने वाला कंजक्शन है एंड। अब एंड से पहले ये है एक क्लॉज, एंड के बाद ये है दूसरा क्लॉज, है ना। तो यहाँ पर दोनों क्लॉजेज जो है इनमें से कोई इम्पेरेटिव नहीं है। जैसे यहाँ पर इम्पेरेटिव होने की वजह से हमने उसे इफ से जुड़ा दिया है, ऐसा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर दो एक्शन एक के बाद एक दिए गए, तो जब दो एक्शन एक के बाद एक होते हैं तो उन्हें हम व्हेन से ज्वाइन करते हैं। कब, जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। व्हेन, तो व्हेन के मीनिंग से ही हमें सिंस, एज सुन एज, ये भी कुछ एक ऑप्शंस है, इनका भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो क्या करना है दोस्तों, जो दोनों में से पहली एक्शन है उस पहले एक्शन को हमें या उस क्लॉज को हमें व्हेन से स्टार्ट करना है, और दूसरा जो क्लॉज होगा, मतलब जो दूसरी एक्शन होंगी वो जैसे के वैसे रहेंगी। जैसे यहाँ पर देखिए द टीचर एंटर द क्लास, द स्टूडेंट स्टूड अप। तो टीचर का क्लास में जाना ये पहली एक्शन है, इसलिए हम इस क्लॉज को डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज में चेंज करेंगे। तो इसे चेंज करने के लिए हमें इसी के साथ इस व्हेन को या सिंस या एज या फिर एज सुन एज को जुड़ा देना है। तो यहाँ पर हम व्हेन यूज़ कर लेते हैं। द टीचर एंटर द क्लास, तो मैं इसे लिख दे रहा हूँ व्हेन, ये सबऑर्डिनेटर है। व्हेन द टीचर एंटर्ड द क्लास, व्हेन द टीचर एंटर द क्लास, कॉमा, एंड की जगह पर अब आ गया कॉमा। व्हेन द टीचर एंटर द क्लास, जैसे कि टीचर क्लास में गए, क्या हुआ, द स्टूडेंट स्टूड अप, सेकेंड क्लॉज जैसे कि वैसा, द स्टूडेंट्स स्टूड अप, है ना आसान। देखिए क्या क्या हमने द टीचर एंटर द क्लास को इस व्हेन के साथ जुड़ाकर
व्हेन द टीचर एंटर द क्लास, ऐसा बना दिया। अब इस व्हेन की वजह से ये जो क्लॉज है ये बन गया डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज, है ना आसान। और यहाँ पर सेकंड जो क्लॉज था वो जैसे कि वैसा रखा है, तो ये है यहाँ पर मेन क्लॉज मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉज, और यहाँ पर है ये सबऑर्डिनेट मतलब डिपेंडेंट क्लॉज। दोनों का जुड़कर जो सेंटेंस बनता है वो होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखिए कितना आसान है। मैं आशा करता हूँ आप ये एग्जाम्पल भी समझ रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही इज़ पुअर बट ही इज़ ऑनेस्ट। ही इज़ पुअर पहला क्लॉज, ही इज़ ऑनेस्ट दूसरा क्लॉज। कंजक्शन जो यूज़ हुआ है बट, देखिए बट या यट यूज़ होता है तो हम उसे हटाकर दो या अल्दो यूज़ कर लेते हैं। ही इज़ पुअर बट ही इज़ ऑनेस्ट, तो हमें क्या करना है, इनमें से एक क्लॉज को दो या अल्दो के साथ लिखना है, मतलब उससे वो सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज में बदले। तो जैसे यहाँ पर ही इज़ पुअर ये पहला क्लॉज है, इसे मैं दो से लिख दे रहा हूँ। दो ये सबऑर्डिनेटर है, दो ही इज़ पुअर। देखिए दोस्तों ही इज़ पुअर इसे मैंने दो के साथ जुड़ा दिया, दो ही इज़ पुअर मतलब ये बन गया डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज, कॉमा अगला क्लॉज जैसे कि वैसा, ही इज़ ऑनेस्ट। ही इज़ पुअर दो ही इज़ पुअर, ही इज़ ऑनेस्ट ही इज़ ऑनेस्ट जैसे कि वैसा। तो देखिए दो ही इज़ पुअर ही इज़ ऑनेस्ट, देखिए इस दो के वजह से ये बन गया सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज, और ये यहाँ पर है मेन क्लॉज। दोनों के कॉम्बिनेशन से बना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, है ना आसान। आशा करता हूँ कि आप ये एग्जाम्पल भी समझ रहे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, पे अटेंशन और यू विल नॉट अंडरस्टैंड। पे अटेंशन ये है पहला क्लॉज, और यू विल नॉट अंडरस्टैंड ये है दूसरा क्लॉज। इन्हें ज्वाइन किया है और से, और ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। जब सेंटेंस में और यूज़ होता है तो हम इफ़ या अनलेस का यूज़ कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए। पे अटेंशन ध्यान दो, और यू विल नॉट अंडरस्टैंड नहीं तो तुम्हें नहीं समझेगा, यही मीनिंग है ना। तब हमें क्या करना है, इस कंडीशन में जो पहला क्लॉज है उसे चेक करना है क्या वो इम्पेरेटिव सेंटेंस है। हाँ तो है, बिल्कुल है। तो इसे और इस इम्पेरेटिव सेंटेंस को थोड़ा सा समझ ले। यहाँ पर भी इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इम्पेरेटिव है, ये भी इम्पेरेटिव है, पर ज्वाइन करने वाले कंजक्शंस अलग अलग है, ठीक है। तो इसे हमने इफ से ज्वाइन कर लिया है, बराबर। इसे भी हम इफ से कर सकते हैं ज्वाइन, या हमारे पास दूसरा ऑप्शन है अनलेस, तो यहाँ पर भी हम अनलेस यूज़ कर सकते हैं। चलिए इस सेंटेंस को, इस कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बनाते हैं इनमें से एक का यूज़ करके। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इफ़ का यूज़ कर लिया है, चलिए इसे अनलेस से बना लेते हैं। पे अटेंशन इसे हम चेंज कर देते हैं अनलेस यू पे अटेंशन। पे अटेंशन अनलेस यू पे अटेंशन, अनलेस यहाँ पर सबऑर्डिनेटर है, ठीक है। पे अटेंशन ये एक मेन क्लॉज था, इंडिपेंडेंट क्लॉज था, अब बन गया अनलेस यू पे अटेंशन मतलब डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज। और की जगह पर कॉमा, सेकेंड क्लॉज जैसे कि वैसा, यू विल नॉट अंडरस्टैंड। देखिए क्या बना सेंटेंस, अनलेस यू पे अटेंशन कभी तुमने ध्यान नहीं दिया तो यू विल नॉट अंडरस्टैंड तुम्हें नहीं समझेगा, है ना आसान। अब इसे हम इफ से लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो जब हम इफ यूज़ करेंगे यहाँ पर नेगेटिव सेंस है, इसलिए हमें इसे भी नेगेटिव सेंस में चेंज करना पड़ेगा। इफ यू डू नॉट पे अटेंशन, प्रेजेंट टेंस है इम्पेरेटिव सेंटेंस का, इसलिए इफ यू डू नॉट पे अटेंशन यू विल नॉट अंडरस्टैंड, ऐसा ये इफ का यूज़ करके बनेगा। आशा करता हूँ आप ये एग्जाम्पल भी समझ रहे हैं। चलिए देखते हैं आखिरी एग्जाम्पल, आई एम ऑलवेज विथ यू सो यू नीड नॉट वरी। आई एम ऑलवेज विथ यू सो यू नीड नॉट वरी। देखिए यहाँ पर ये मिल रहा है पहला क्लॉज, आई एम ऑलवेज विथ यू, यू नीड नॉट वरी, यू नीड नॉट वरी ये है
दूसरा क्लॉज, दोनों मेन क्लॉजेस है और इन्हें जुड़ाने के लिए जो कंजक्शन यूज हुआ है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वो है सो। तो देखिए दोस्तों, जब सो या फॉर सेंटेंस में यूज होता है तब रीज़न की बात होती है, और जब रीज़न की बात होती है तो हमें सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है बिकॉज, सिंस या एज, इनमें से किसी का यूज करके हम एक क्लॉज को सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज में चेंज करते हैं और फिर हमें जो सेंटेंस मिलता है वो होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखिए, आई एम ऑलवेज विथ यू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, सो इसलिए यू नीड नॉट वरी, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा इसका मीनिंग है ना। तो जब हम इसे बिकॉज से लिखना चाहेंगे तो देखिए क्या करना है, यहाँ पर इस सेंटेंस के लिए हमें जो दूसरा क्लॉज है उसे पहले लेना पड़ेगा। यू नीड नॉट वरी, ये पहले ले लेंगे हम, यू नीड नॉट वरी, क्यों? बिकॉज आई एम ऑलवेज विथ यू, है ना। तो जब हम बिकॉज का यूज़ करेंगे तो इसे हम सेकेंड क्लॉज को पहले ले लेंगे, फर्स्ट क्लॉज को बाद में, और बीच में हम यूज़ करेंगे बिकॉज। अब यही सेंटेंस हम सिंस या एज से लिखना चाहते हैं तो फिर हम पहले क्लॉज को ही सिंस या एज से जुड़ा देंगे। सिंस आई एम ऑलवेज विथ यू, जैसे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। यू नीड नॉट वरी, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। या इसे हम एज से भी लिख सकते हैं, एज आई एम ऑलवेज विथ यू, यू नीड नॉट वरी। तो याद रहे, सिंस या एज हम यूज़ कर रहे हैं तो इसे हम फर्स्ट क्लॉज में जुड़ा देंगे, या हमें बिकॉज यूज़ करना है तो हम उसे सेकंड क्लॉज में सेकंड क्लॉज पहले लेकर बाद में इसे फर्स्ट क्लॉज को शिफ्ट करते समय बीच में बिकॉज यूज़ करेंगे। तो चलिए इसे बिकॉज से जुड़ा लेते हैं, क्योंकि हमने जितने भी एग्जाम्पल्स यूज़ किए हैं, सीखे हैं पहले, इनमें हमें पहले क्लॉज को हमने डिपेंडेंट क्लॉज में चेंज किया है। तो अब चलिए दूसरे को ज़रा पहले ले लेते हैं। यहाँ पर भी वही होने वाला है कि पहला क्लॉज ही सबऑर्डिनेट बनेगा, पर सबऑर्डिनेट क्लॉज की जगह यहाँ पर सेकंड प्लेस पे चले जाएंगी। चलिए देखते हैं आंसर। यू नीड नॉट वरी, यू नीड नॉट वरी बिकॉज, ये है यहाँ पर सबऑर्डिनेटर। यू नीड नॉट वरी बिकॉज, अब कौन सा क्लॉज रहा? पहला, आई एम ऑलवेज विथ यू, राइट। तो इसे जुड़ा देते हैं आगे, आई एम ऑलवेज विथ यू। देखिए सेंटेंस बना, यू नीड नॉट वरी बिकॉज आई एम ऑलवेज विथ यू, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, है ना ऐसा मीनिंग। अब सभी सेंटेंस को आप देखोगे, ये दो, फिर ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू एंड नेक्स्ट टू, जब आप देखोगे तो इनके मीनिंग जो है पहले और दूसरे का मीनिंग हर बार आपको सेम दिखेगा। तो दोस्तों यहाँ पर इस लास्ट सेंटेंस में हमने देखा है कि जब सेंटेंस में सो या फॉर यूज़ होगा तो वो रीज़न होगा, और रीज़न के लिए हम सबऑर्डिनेटर यूज़ करेंगे बिकॉज। तो आशा करता हूँ कि आप ये एग्जाम्पल भी समझ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, आज हमने जाना है कि एक कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे बदलते हैं। इन शॉर्ट आपको बता दूँ फिर से एक बार कि आप ये समझ ले, इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक्स है वो भी देखें, उसके बाद इस टेबल को याद रखें। ये बस कुछ एक है, सेंटेंस बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, तो सेंटेंस के मीनिंग के अनुसार ये वहाँ पर काम आएंगे आपको। और कभी सेंटेंस का मीनिंग बदलता है तो इस लिस्ट में आपको दूसरे भी यूज़ करना पड़ेंगे। इनके लिए कोई टेंशन नहीं है, जैसे कि वैसा है, और के लिए भी कोई टेंशन नहीं, और सो फॉर कभी दिख रहा है तो उसके लिए भी कोई टेंशन नहीं। तो बस आप ये भी याद रखें कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कभी ऐसे है तो उसकी जगह पर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन से यूज़ होते हैं। कभी कभी आपको सेंटेंस में जो दो मेन क्लॉजेस है उनकी जगह बदलने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज हम जो कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स इस ट्रांसफॉर्मेशन को सीखे हैं ये आपको समझा है। तो इसी तरीके से ग्रामर सीखने के लिए, उसे इम्प्रूव करने के लिए जुड़े रहे अपने इस चैनल पे। तब तक के लिए बाय बाय।